नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगीड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने अब तक अपने पहले अध्याय की 4 कक्षाएं नियमित रूप से चालू रखी है और उनमें लगभग चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हमारा अध्याय है वो अंतिम पड़ाव पर है और आज हमारी ये 5वीं कक्षा होगी। कल हमने अध्ययन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हमने मालूम किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किस प्रकार हुआ, सिंधु घाटी जो सभ्यता उसका नामकरण किस प्रकार हुआ। और हमने उसमें पहली बात जानी थी कि 1831 में एक व्यक्ति आया था, चार्ल्स मेसन, और उसने एक टीले को देखकर कहा कि संभवतः ये कोई प्राचीन नगर रहा होगा और जो इसका निर्माण है वो किसी राजा महाराजा ने करवाया होगा। उसके बाद में देखो हमने घटना पढ़ी 1856 की और उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो बर्टन बंधु थे उनकी देखरेख में लाहौर से कराची तक क्या चल रहा था, पटरी निर्माण का कार्य चल रहा था। उसके बाद हमने 1861 पढ़ा। 61 में पुरातत्व विभाग का क्या हुआ, स्थापना की गई। किसने की थी पुरातत्व विभाग की स्थापना? कनिंघम ने की थी और इसीलिए उसे क्या कहा गया, जनक कहा गया। उसके बाद में हमने पढ़ा 1904 और पुरातत्व विभाग का जो निदेशक था वो किसे बनाया गया था, चार्ल्स को। उसके बाद में हमने पढ़ा 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद पढ़ा हमने 1922 मोहनजोदड़ो। और हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है तथा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। और पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये सिंधु घाटी नदी के किनारे में इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दोस्तों, इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कुछ काल पढ़ लिया था। अब जो कुछ चीजें बचे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हम इस क्लास में पूरी करने वाले हैं, तो चलो हम देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी क्लास आप मिस न कर सकें, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं पुनः सिंधु घाटी सभ्यता और उसके आगे के बचे हुए बात के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, हमने सिंधु घाटी का नामकरण वगैरह पढ़ लिया। अब हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसमें। और पहले जिक्र करते हैं मैं आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो यहां पर मैं जो अपनी हेडिंग है वो रखता हूं या प्रमुख बिंदु, सिंधु वासियों का या सिंधु घाटी वासियों का, सिंधु सरस्वती वासियों का आर्थिक जीवन, देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था थी या फिर अपने जीविका के लिए क्या क्या मतलब प्रयोग इन लोगों ने किए, इनकी जीविका का प्रमुख साधन क्या था। तो इसी कड़ी में हम पहला देखते हैं पशुधन। पहला क्या देखते हैं हमें, पशुधन। जो सिंधुवासी थे अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे, पशुओं को आयात और निर्यात दोनों करते थे और इनके प्रमुख पशु थे भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता, ये क्या थे, इनके प्रमुख पशु थे। इसके अलावा भी देखो सांड के भी अवशेष यहां पर मिले हैं। और कुछ विद्वानों का मानना था कि जो सिंधुवासी थे ये घोड़े के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या करते थे, जानते थे, या फिर घोड़े के बारे में इन लोगों को क्या था, पता था।
तो देखो पहला क्या पॉइंट था हमारा, पशुधन। और पशुधन में क्या जाना हमने, किनके पास प्रमुख जो पशु थे वो कौन कौन से थे, भेड़, बकरी, कुत्ता, सांड। और कुछ विद्वानों ने क्या माना कि घोड़ा भी इनका क्या था, कि प्रमुख पशु था, और ये लोग घोड़े के बारे में क्या करते थे, जानते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, उद्योग धंधे। उद्योग धंधे, देखो उद्योग धंधे के बारे में जिक्र करने से पहले एक चीज और देखते हैं कि यहां पर सिंधु सभ्यता में जो उद्योग मिले हमें वो काफी उन्नत अवस्था में थे, मतलब काफी शक्तिशाली अवस्था में थे, उद्योग धंधे काफी प्रचलित थे इन लोगों के पास। तो अब देखते हैं इनके पास प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे। पहली लाइन क्या है, उद्योग धंधे या फिर उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था, काफी उन्नत अवस्था में था। कांसे व तांबे से निर्मित क्या क्या मिला, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, इसके साथ साथ देखो तलवार, चाकू, ठीक है, बाले और शीशा, ये आधे धातु क्या हुए हमें प्राप्त हुए को। ये इनके उद्योग धंधे क्या बोल सकते हैं, प्रमुख साधन थे। मतलब ये उद्योग धंधों में क्या क्या बनाते थे, मछली पकड़ने के कांटे, तलवार, चाकू, बाले, शीशा, इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं दर्पण, आदि प्रमुख थे। दूसरा देखो एक मिले मटके या मनके, मनके, दूसरा बोलते हैं मृद भांड। और सामान्यतः मृद भांड में जो हमने पहली बार पढ़ा था कितने प्रकार के प्राप्त हुए थे, 4 प्रकार के। क्या क्या पढ़ा था, गेहुए रंग के मृद भांड, चित्रित स्लेटी रंग के मृद भांड, काले व लाल मृद भांड और उत्तरी काली चमकीली मृद भांड। तो ठीक देखो उसी प्रकार मृद भांड में मिट्टी से निर्मित घड़े, आकार क्या होता देखो ऐसे, ऐसे घड़े प्राप्त हुए। ठीक है, तो मिट्टी से निर्मित मन के प्राप्त हुए। तो इस बात से हमने क्या अंदाजा लगाया कि चाक या फिर मिट्टी से निर्मित बर्तनों में, मिट्टी से निर्मित बर्तनों में ये श्रेष्ठ थे या फिर निपुण थे, ये निपुण थे। और क्या क्या प्राप्त हुए थे, मनके और मृद भांड। दूसरी बात देखो मोहरे प्राप्त हुई, क्या मिली, मोहरे, मुहरे भी बोल सकते हैं इसको। अब इस मोहरे में क्या प्रमुख था वो देखो आप, हमें मोहरे भी प्राप्त हुई। मोहरे में देखो पहली बात तो देखो जो मोहरे होते थे उनमें पशुओं का क्या किया गया है, जिक्र किया गया, या पशुओं के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, पशुओं के चित्र मिले हैं। और सामान्यतः कितने प्रकार के पशु मिले हैं, 4 प्रकार के पशु मिले हैं। कौन कौन से, हाथी, बाघ, सांड और गेंडा। कितने प्रकार के पशु मिले हैं, 4 प्रकार के पशु। कौन कौन से, हाथी, बाघ, सांड और गेंडा, ये 4 प्रकार के पशु मिले हैं। कोई भी मुद्रा होती थी उसमें इन 4 पशुओं का जिक्र था, 2 एक तरफ होते थे, 2 एक तरफ होते थे। ठीक है, और एक यहां पर देखो ऐसे होता था कुंडी, और सिक्के के ठीक दूसरी सिर क्या मिली है, कुंडी प्राप्त हुई है। पीछे क्या मिली है, पीछे के हिस्से में कुंडी मिली है, कुंडी मिली, जो संभवतः क्या काम करती होगी, इसको टांगने के क्या आती होगी, काम आती होगी। अब देखो हाथी, बाघ, हाथी, बाघ, सांड और गेंडा, इनके क्या मिले हैं,
चित्र मिले हैं। चित्रों के साथ साथ संक्षेप में इनका क्या मिला है, वर्णन भी मिला। संक्षेप में इनका क्या मिला है, वर्णन भी प्राप्त हुआ है। किनका, इन 4 पशुओं के बारे में। तो पहली बात तो देखो कि जो भी मोहरे प्राप्त हुई उसमें देखो हाथी, बाघ, सांड और गेंडा का क्या मिला है, जिक्र मिला है। और संक्षेप में इनका क्या मिला है, वर्णन मिला है। और पीछे के हिस्से में क्या प्राप्त हुई है, कुंडी प्राप्त हुई है, जो संभवतः क्या काम करती होगी, इनको टांगने का काम करती होगी। अधिकांश मोहरे वो कौन सी भाषा में, किस शैली में प्राप्त हुई हैं, शैलखड़ी में। अधिकांश जो मोहरे वो किस में प्राप्त हुई हैं, शैलखड़ी में मिली हैं। शैलखड़ी में क्या हुई हैं, प्राप्त हुई है। ये बात आगे मोहरों की देखो, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली हैं, उद्योग धंधे, मोहरे और साथ में मनके और मृद भांड, इनके बारे में हमने पढ़ा है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 3 गिनता हूं, 1, 2 और 3। अब इनके व्यापार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये लोग कैसा व्यापार करते थे। देखते हैं अब इसके बारे में थोड़ा बहुत। व्यापार देखो, पहली बात तो ये व्यापार किसका करेंगे, धातु का। क्यों करेंगे कि ये लोग किसके बारे में ज्यादा जानते थे, कांस्य के बारे में जानते थे। और कांस्य के साथ साथ तांबे का भी जानकारी इन लोगों के पास थी। तो देखो तांबा, कांसा, खनिज, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न, इनका क्या करते थे, आयात और निर्यात दोनों करते थे। आयात और निर्यात, कहने का मतलब खरीदते भी थे और बेचते भी थे। देखो ये लोग तांबा कहां से लेते थे, गणवेश सभ्यता सीखकर, गणवेश से खरीदते थे। ये सभ्यता कहां पर प्राप्त हुई है, सीखकर में। इसके अलावा देखो सोना और चांदी भी ये लोग खरीदते हैं, बेचते थे। सोना और चांदी, गणेश सभ्यता कहां से मिली है, सीकर में। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी देखो ईरान और अफगानिस्तान से, ईरान तथा अफगानिस्तान से, ईरान तथा अफगानिस्तान से क्या करते थे, प्राप्त करते थे। और जो बहुमूल्य खनिज थे, बहुमूल्य जो खनिज थे वो कहां से, गुजरात और महाराष्ट्र से, गुजरात तथा महाराष्ट्र से। और जो सोना है वो कहां से, मैसूर से। क्या करते थे, खरीदते या बेचते थे। ये था इनका व्यापार। क्या करते थे, तांबा, कांसा, खनिज, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, इनका क्या करते थे, आयात और निर्यात करते थे। तांबा संभवतः कहां से लेते थे, गणवेश्वर सभ्यता सीखकर। और चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान से। जो बहुमूल्य खनिज थे वो कहां से प्राप्त करते थे, गुजरात तथा महाराष्ट्र से। और जो सोना है, सोना है वो कहां से लेते थे, संभवतः मैसूर से क्या करते थे, प्राप्त करते थे। ये नंबर हो गया 4 व्यापार। अब अंतिम देखते हैं इसमें मापतोल से संबंधित। देखो समझ लो, उसमें कुछ खास नहीं है। मापतोल से संबंधित ये संभवतः अच्छे बाटों का प्रयोग करते थे। और इनकी जो माप इकाई होती थी वो क्या होती थी, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ये क्या थी, इनकी माप इकाई थी। मतलब जब बाट थे उनके माप क्या थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बात करते हैं हमें राजनीतिक जीवन की। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। मैं 3 गिनता हूं,
और तब तक आप क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम लगातार अपनी चर्चा जारी रखें। 1, 2 और 3। चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की कि इन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। कौन सी जीवन की बात करते हैं हम, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। राजनीतिक जीवन या राजनीतिक नीति की कर लो आप, राजनीतिक जीवन। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, नगर नियोजन कल हमने पढ़ा था। नगर नियोजन पढ़ा था उस वक्त हमने जाना था कि नगर में कितने टीले प्राप्त हुए हैं, 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक ऊंचा टीला और एक नीचा टीला। और ऊंचे टीले में हमने क्या जाना कि वहां पर राजा, पुरोहित या फिर अन्य विशिष्ट व्यक्ति क्या करते होंगे, निवास करते थे। ठीक उसी प्रकार जो नीचे का टीला था उसमें क्या करती थी, आम जनता निवास करती थी। तो देखो पहले समाज में विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति निवास करते थे। विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति क्या करते थे, निवास करते थे। जैसे राजा, पुरोहित, प्रमुख, अन्य प्रमुख व्यक्ति, अन्य प्रमुख व्यक्ति, ये कहाँ निवास करते थे। इनके रहने का स्थान क्या था, अलग था। ये ऊंची जगह निवास करते थे, ऊंचे टीले पर क्या करते थे, निवास करते थे। ऊंचे टीले पर, जिसे क्या बोलते हैं, हमें गड्डी भी बोल सकते हैं। बाकी देखो नीचे के टीले पर क्या करती थी, आम जनता क्या करती थी, निवास करती थी। नीचे या नीचा टीला, उसमें देखो जैसे सैनिक वर्ग, ठीक है, काम करने वाले कृषक वर्ग, ठीक है, सामान्य वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, ये कहां पर निवास करते थे, नीचे के टीले में। तो हम कह सकते हैं कि इसके राजनीतिक जीवन में क्या थे कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह क्या करते थे, निवास करते थे। जो सामान्य पद में ऊंचे व्यक्ति थे उनके रहने का स्थान ऊंचा होता था, और जो सामान्य थे पद या फिर अपने ओहदे में छोटे थे उनके रहने का स्थान क्या होता था, नीचे होता था। यह बात हो गई हमारे राजनीतिक जीवन में समाज से संबंधित। दूसरी बात देखो, इन आभूषण के बारे में जानते हैं। आभूषण, तो देखो आभूषण के बारे में, महिलाओं के बाती जो पुरुष थे वो भी क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। महिलाओं के बाती, महिलाओं की बाती पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। महिलाओं के बाती पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। आभूषण पहनते थे। महिलाओं के बाती पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। और देखो मनकों से निर्मित, मन के मतलब मिट्टी से निर्मित आभूषण क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो मनकों से निर्मित आभूषण क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। निर्मित आभूषण क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। देखो इसमें विशेष प्रकार के हीरे मोती, सोना चांदी या फिर बहुमूल्य पत्थर क्या किए जाते थे, उनमें जड़े जाते थे। अब देखो बात करते हैं समाज की, सॉरी परिवार की। क्या चीज है, परिवार। देखो समाज की सबसे प्रमुख इकाई क्या मानी जाती है, परिवार मानी जाती है। समाज की सबसे प्रमुख इकाई क्या है, परिवार मानी जाती है, ठीक है। और हमने एक चीज जाना, जैसे वर्तमान में हमारा जो समाज है वो क्या है, पितृ सकारात्मक है। पितृ सकारात्मक बोल सकते हैं, सकारात्मक बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पहले का समाज था वो मात्र सकारात्मक था। क्या था, मात्र सकारात्मक। जैसे हम आज
हमसे कोई व्यक्ति हमारा नाम पूछता है कि भाई किसके लड़के हो, तो हम क्या बताते हैं, हमारे पिता का नाम बताते हैं कि मैं फला व्यक्ति का लड़का हूं, या फिर फला व्यक्ति मेरे दादाजी थे। लेकिन मात्र सकारात्मक का मतलब है वहां पर किसका नाम चलता था, माता का नाम। जैसे हमने ननियाल जाते तो वहां पर पिता का नाम नहीं बताते। कोई हमसे पूछता कि आप किसके लड़के हो, तो हम क्या बताते हैं, वहां पर हमारी माता का नाम बताते हैं। तो कहने का यह मतलब था, तो सिंधु सभ्यता थी, वहां पर सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाता था, माता को। इसीलिए जो पहले का समाज था वो क्या था, मात्र सकारात्मक था। कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु सरस्वती घाटी के बारे में हमें बात कर रहे हैं। समाज की, परिवार समाज की क्या थी, प्रमुख इकाई थी। और परिवार क्या था, मात्र सकारात्मक था। ठीक है, हमें परिवार में बस दो ही बातें याद रखनी है। अब ये देखो मात्र सकारात्मक क्यों था, इसके बारे में क्यों क्या पता चला विशेष जानकर, तो देखो खुदाई में मात्र से संबंधित अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली, अब बात करते हैं वेशभूषा की। किसकी बात करते हैं, वेशभूषा की। मैं इसको मिटा देता हूं। बात करते हैं हमें वेशभूषा की। एक बार इसका पुनः जिक्र करेंगे। मेरे को लग रहा है कि आज वो मतलब जिस प्रकार हमने 4 क्लासों में जो उत्साह के साथ पढ़ाया था ना, आज वो नहीं है। कारण ये कि आज एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, थोड़ी वैसे तबीयत भी थोड़ी खराब सी चल रही है। आज लेने की क्लास मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मैंने आज सोचा था कि क्लास हम नहीं लेंगे, लेकिन न चाहते हुए फिर मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तबीयत थोड़ी बहुत पढ़ाने की है तो हम पढ़ाते हैं, भले ही थोड़ा कम पढ़ाया जाए। इसीलिए जैसा भी पढ़ाया जा रहा है मैं कोशिश लगातार ये कर रहा हूं कि अच्छा पढ़ाया जाए। हाँ, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वेशभूषा की। वेशभूषा तो देखो, जो स्त्रियां थी वो सामान्यतः क्या पहनती थी, घाघरा। स्त्रियां थी वो सामान्यतः क्या पहनती थी, घाघरा। और कमर से ऊपर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता था। क्या पहना जाता, कमर पर, कमर से ऊपर ये जो ऊपर का हिस्सा, इसमें विशेष प्रकार क्या पहना जाता था, वस्त्र पहना जाता था, जो किसकी बातें लगता था, अंगरखी के समान। कमर से ऊपर अंगरखी के समान, अंगरखी के समान क्या पहना जाता था, विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता था। विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता था। तो हमने राजनीतिक में क्या क्या पढ़ा, हमने परिवार पढ़ लिया, हमने आभूषण पढ़ लिया, हमने वेशभूषा पढ़ लिया, और हमने समाज में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी पढ़ ली कि समाज में किस प्रकार के लोग निवास करते थे। अब हम बात करते हैं इसके मनोरंजन के साधन, और नेक्स्ट पॉइंट बचेगा हमारे धार्मिक जीवन के बारे में। अब देखो मनोरंजन के साधन देखते हैं, इनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। तो देखो मनोरंजन, हम क्या करते हैं मनोरंजन के लिए, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, कोई और अन्य गेम खेल लेते हैं। साथ ही हमारे पास आज इतने वो ऑप्शन हो गए हमारे पास मनोरंजन करने के लिए कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज हम जैसे ही घर पर अकेले बैठे हैं, हमारे पास फोन हो तो हम पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं, उसमें गेम खेल सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, या फिर अन्य और ऐसा भी कोई काम कर सकते हैं जिससे हमारा आसानी से मनोरंजन हो जाए। ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास न तो पहले फोन था, न ही देखने के लिए टीवी वगैरह था, न ही गाने सुनने के लिए कोई अच्छे उपकरण थे। तो ये लोग क्या करते थे, तो देखो शिकार पर जाते थे, मनोरंजन के क्या करते थे, शिकार खेलते थे, जुआ खेलते थे। जुआ पहले भी था और अब भी वर्तमान में है। क्या करते थे, जुआ खेलते थे।
किसी विशेष प्रकार के मनोरंजन का आयोजन करते, वहां पर क्या करते, नृत्यों में भाग लेते, नाच गाने या फिर नृत्यों में क्या लेते, भाग लेते, नृत्यों में क्या लेते, भाग लेते। शिकार करना, जुआ खेलना, विशेष प्रकार के नृत्यों में भाग लेना, ये इनके क्या थे, मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। चलो एक बार हमने जितना भी पढ़ा आज उसे एक बार फिर से हमें दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ताकि जो आपके समझ है वो अच्छे से समझ जाओ। आज हमने पढ़ा आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। क्या पढ़ा, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। क्या पढ़ा हमने, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा है। हमने आर्थिक जीवन के बारे में पहले पढ़ा कि कर्जे की, ये लोग कर्जे क्या क्या करते थे। तो हमने जाना कि इन लोगों के पास कर्जे की क्या थी, अच्छे से समझ थी। ये लोग कर्जे तो गेहूं, जौ, चावल और इसके अलावा मटर, दाल, इन लोगों के इनकी क्या करते थे, कृषि करते थे। और कृषि भी नहीं काफी उन्नत अवस्था में मिलती थी। ठीक है, हमने पहली चीज क्या जानी, कृषि। उसके बाद हमने जाना इसके पशुपालन के बारे में कि ये लोग किस प्रकार का पशुपालन करते हैं। क्या जाना हमने इसके पशुपालन के बारे में। तो हमने जाना कि भेड़, बकरी, इसके अलावा कुत्ता, तथा कुछ विद्वानों ने क्या माना कि ये लोग क्या करते थे, घोड़े भी पाला करते थे। इसके बाद में जाना हमने इसके उद्योग धंधों के बारे में। तो हमने जाना कि तांबे से निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते थे, उनका आयात भी करते थे। इसके बाद हमने जाना व्यापार के बारे में। तो व्यापार के बारे में हमने जाना कि लोग किनका व्यापार करते थे, सोना, चांदी, बहुमूल्य हीरे, मोती, इन चीजों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। फिर हमने जाना कि नापतोल से संबंधित इनके पास क्या था, विशेष प्रकार के बाट थे जिनका माप के अनुपात क्या था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ये हमने पढ़ा था आर्थिक। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र के बारे में हमने जाना परिवार, कि इन लोगों का परिवार कैसा था। तो हमने जाना कि समाज में परिवार इनकी क्या थी, प्रमुख इकाई थी। और इनका जो परिवार था वो क्या था, मात्र सकारात्मक था। ठीक है, उसके बाद हमने जाना इनकी वेशभूषाओं के बारे में कि किस प्रकार की वेशभूषा क्या करते थे, धारण करते थे। फिर हमने जाना इनके आभूषण के बारे में। फिर हमने जाना इनके मनोरंजन के साधन के बारे में। और अब हम जानते हैं इसके धार्मिक जीवन के बारे में कि धर्म से संबंधित ये लोग क्या करते थे। देखो अब धार्मिक जीवन छोटा सा है, 2 या 4 मिनट का। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। देखो धार्मिक जीवन के बारे में पहले देखो, ये लोग शिव की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे, शिव की उपासना करते थे। इस बात का हमें कैसा पता लगा कि लोग शिव की उपासना करते थे। तो देखो एक मुद्रा प्राप्त हुई, एक मोहर प्राप्त हुई, एक मुहर प्राप्त हुई, जिसमें क्या मिली, एक देवता की तस्वीर मिली। क्या मिली, एक देवता की फोटो या तस्वीर मिली। और उसमें वो देवता बैठा हुआ व्यायाम आसन में, जैसे हमें बैठकर व्यायाम करते तो उसी आसन में मिला है वो, या फिर आसन अवस्था मान लो, बैठने की अवस्था क्या बोल सकते हैं इसको, आसन अवस्था में। ठीक है, और उसी देवता के देखो दोनों तरफ ये मान लो कि ये देवता बैठा हुआ है। ये मान लो ये देवता क्या है, चित्र तो ऐसा बना रहा, बैठा हुआ है। ठीक है, ये लो अच्छे से बन गया ना, बैठा हुआ है। तो 2 तो इस तरफ और 2 इस तरफ,
और एक यहां नीचे क्या मिला, जानवर मिले। तो नीचे तो किसका चित्र मिला है वो बाद में देखिए, पहले इस तरफ देख लो, यहां पर मिले बाघ और चीता। चीता और बाघ तो एक होता है। हमने वो 4 जानवर जाने थे, वो क्या था, सांड था, दूसरा क्या था, गेंडा था, एक क्या था, हाथी था, एक क्या था, बाघ था। तो देखो ये बाघ और हाथी ये तो यहां पर मिलेंगे, बाघ और हाथी। और ये तो जानवर कौन कौन से, सांड और गेंडा, सांड और गेंडा, ये क्या मिले हैं, यहां मिले। और नीचे जो जानवर मिला वो कौन सा मिला, हिरण। क्या मिला है, हिरण मिला है। तो देखो हमें एक मुहर प्राप्त हुई, और मुहर में क्या मिला, एक देवता की फोटो मिली। और देवता कौन सी अवस्था में थे, आसन मतलब बैठे हुए थे। ठीक है, देवता के इस तरफ 2 जानवर मिले, कौन कौन से, बाघ और हाथी। और देवता के इस तरफ भी कौन से 2 जानवर मिले, सांड और गेंडा। नीचे एक जानवर मिला, वो क्या था, हिरण। तो कुछ ऐसे सबूत या फिर तथ्य मिले हैं कि हमने अंदाजा लगाया कि जो बैठा हुआ व्यक्ति, जो आसन किया हुआ देवता था, वो कौन था, शिव था। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि ये लोग किसकी उपासना करते थे, शिव की उपासना करते थे। तो हमें क्या याद रखना है कि सिंधु या सरस्वती घाटी सभ्यता के लोग शिव की उपासना करते थे। इसके सबूत के तौर पर हमें एक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें देवता के एक तरफ बाघ और हाथी तथा दूसरी तरफ गेंडा व सांड के चित्र मिले हैं, तथा नीचे हिरण का चित्र प्राप्त हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग शिव की क्या करते थे, उपासना करते थे। दूसरा देखो, मात्र देवी की क्या करते थे, पूजा करते थे। देखो खुदाई से अनेक ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें किसकी सबसे ज्यादा जो मूर्तियां वो मिली है, मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। किसकी, मात्र देवी की मूर्तियां खुदाई में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिली हैं, मात्र देवी की प्राप्त हुई हैं। और इसी आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि लोग किसकी पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे। डेस्टर कहां गया, मैं एक बार डेस्टर देख लेता हूं। मात्र देवी क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, मिल नहीं रहा, चलो देखते हैं। मात्र देवी क्या करते थे, पूजा करते थे। तीसरा देखो, जानवरों की पूजा या फिर पशुओं की पूजा लिख सकते हो यहां पर। पशुओं की पूजा कहां पर है, और अंतिम देख लेना, वृक्षों की पूजा। ये पूजा में पूछ छोटा आएगा भाई। देखो कुछ मोहरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें बकरी, भेड़, कुत्ता, कुब्बड़ वाला सांड और घोड़ा आदि की क्या मिली हमें, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और आसपास उनके व्यक्ति जो क्या कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं। तो इस आधार पर हमने क्या लगाया कि लोग पूछो भी क्या करते थे, पूजा करते थे। ये देखो इंपॉर्टेंट कर लेना, वीआईपी आप देखो एक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें एक पीपल का क्या था, वृक्ष था। और पीपल के वृक्ष में देखो 2 वृक्ष थे, और इसके बीच में कौन विराजमान था, कोई देवता विराजमान था। ठीक है, और आसपास कितनी महिलाएं थी, 7 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी, 7 महिलाएं क्या करती दिखाई गई हैं, पूजा करती दिखाई गई हैं। तो इस आधार पर हमने अंदाजा लगाया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लोग सबसे ज्यादा किस वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल की क्या करते थे, पूजा करते थे। और उसे क्या मानते थे, सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। हमें एक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें पीपल के वृक्ष से क्या मिली है, हमें चित्र मिला है, फिर प्रतिमा प्राप्त हुई है। तथा एक अन्य मुहर में 2 पीपल के वृक्ष में बीच में एक देवता का चित्र या फिर शासन मिला है,
जिसके आसपास या आर बार में 7 महिलाएं जो इनकी क्या कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो सिंधु सभ्यता घाटी के लोग थे, वो किसे पवित्र मानते थे? पीपल वृक्ष को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि कल या फिर अगर आपको समझ में आए तो इस क्लास को कोर्स पूरी होने के बाद, ये अध्याय समाप्त होने के बाद इसे फिर से करवाया जाए। और मैं खेद चाहूँगा कि पिछले जो 4 क्लासों में मैंने जिस प्रकार पढ़ाया था, उस प्रकार मुझे खुद लग रहा कि मैं जो अपना पूरा 100% था वो नहीं दे सका, लेकिन फिर भी आप अपनी कोशिशें लगातार जारी रखिए। हम कल जब पढ़ेंगे तो एक नई उत्साह और नए जोश के साथ शुरुआत करेंगे। और कल का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा, सिंधु सभ्यता हमारी पूरी होगी तो कल हमें इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं सिंधु सभ्यता के, उनके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख क्षेत्र है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्होंने इन लोगों ने क्या की, प्रगति की, या फिर विशेष इन लोगों का क्या था, योगदान रहा। और दूसरा इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, महाजनपद काल। और महाजनपद काल कुल कितने थे? 16 थे। इनके बारे में हम कल क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।